12 साल तक मतलब उसके बाद बाइज्जत रिहा हुई हूँ और उसके बाद मेरी केस का ख़त्म हुआ। मेरा केस ऑलरेडी अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। खारिज करते दौरान ये नहीं देखा सुप्रीम कोर्ट ने, बस ये कह दिया कि सोनी सोनी के ऊपर अब कोई मुकदमा नहीं है, सब कुछ वो ख़त्म हो चुका है। और ये जजमेंट से बहुत खतरा है और इसमें हो सकता है कल के दिन हम थाना तो क्या, कोर्ट तो क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या, नहीं जाएंगे। अंत में होगा हमको खुद को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, मेरे आदिवासी यही बोलने वाले, वो बोल भी रहे हैं। आज मैं गोमपाड़ वाले से पूछी अब कैसे कर, अब कोर्ट में आने से, यहाँ आने से हमारे लिए कहीं सुनवाई नहीं होता, तो क्या करें। फिर भी उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मतलब जजमेंट दी, जिसके कारण हमको आज सबके लिए चिंताजनक की बात है, चुनौती भी है एक तरफ से। तो मैं अगर बोलना चाहूँ तो ज़्यादातर यही है, सबसे ज़्यादा तो मेरे साथ क्या हुआ वो सब तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं भी 12 साल तक मतलब उसके बाद बाइज्जत रिहा हुई हूँ और उसके बाद मेरी केस का ख़त्म हुआ। मेरा केस ऑलरेडी अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। खारिज करते दौरान ये नहीं देखा सुप्रीम कोर्ट ने, बस ये कह दिया कि सोनी सोनी के ऊपर अब कोई मुकदमा नहीं है, सब कुछ वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन सोनी सोनी की गुप्तांग में पत्र डाला गया, उसका क्या, उस केस का कोई जिक्र नहीं। इसी तरह से गोमपाड़ में हुआ, जो सुरेश हमारे बीच में है, वो सच्चाई दिख रही है कैसे उस बच्चे का साथ हुआ। उसके लिए न्याय देने के बजाय, जांच कमेटी बनाने के बजाय उसको क्या बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बच्चा हम क्या बोले उस बच्चे को लेके, कैसे होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, इस जजमेंट से हमारे आदिवासी के लिए बहुत खतरा है। ऐसा लगता है कि आदिवासी जाएं कहाँ, हम आदिवासी कैसे जाएं। थाना जाओ तो हमारी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, नीचे कोर्ट जाओ तो वहाँ नहीं सुना जाता, अगर हाई कोर्ट आ जाओ तो ये हाल है। आज सुप्रीम कोर्ट लास्ट हमारी एक उम्मीदें और विश्वास थी कि ये सोचते थे कि नहीं, हमारे भारत में 3 कोर्ट हैं जिसमें लास्ट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अगर उसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ एक चीज़ तो मिल सकती है, चाहे कुछ भी हमारे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आज ये फैसला दे के बता दिया कि हम भी आपके साथ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे आदिवासी के लिए कोई जगह नहीं। आप क्या करेगी फोर्स, अच्छी तरह मुझे पता है, क्योंकि ऑलरेडी पेद्दा गैलूर, चिन्ना गैलूर में जब बलात्कार हुआ तो आए दिन उसकी शिकायत किए, और उस समय एफआईआर भी हुआ, उसके बावजूद भी उनको मतलब कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि वो लोग जाके बोलते थे देखो तुम लोग ने इतना लड़ाई क्या कर ली, एफआईआर करने से भी क्या होगा, कोर्ट हमारा है, कानून हमारा है, सरकार हमारा है, हम 10 बार आके बलात्कार करेंगे, हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकते। ये बातें पुलिस स्पष्ट बोलती। लेकिन आज गोमपाड़ के सुप्रीम कोर्ट वाली बात आई, सुप्रीम कोर्ट में भी वाली फैसला को हमारे सामने रख के बात किया जाए। अब कोई भी जगह नरसंहार होगी और उसके लिए हम कदम उठाएंगे, अगर उसको लीगल सिस्टम के लड़ने की बातें करेंगे तो अब उसमें सीधा बोला जाएगा ये देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट भी हमारे साथ है, क्या क्या कर लोगे, कुछ नहीं हो सकता है, ये बोल के हमको ना पूरी कमज़ोर बनाने की कोशिश किया जाए। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब आदिवासी जाएँ तो कहाँ जाएँ। क्या इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट जैसे फैसले से अगर अंत में क्या होगा, अंत में आपसी में मारेंगे, आपसी में लड़ाई होगी। ये तो सलवा जुलूम समय भी हुआ, सलवा जुलूम के समय इस तरह से हुआ। चलो उस समय तो थोड़ी मेहरबानी सुप्रीम कोर्ट ने किया, जब मनीष जी, नंदिनी जी वगैरह जब सुप्रीम कोर्ट में डाले उस समय तो बोल दिए कि चलो कि बंदूकों को नीचे रखा जाए। बंदूक के नीचे जरूर रखा गया, लेकिन इंसानों को क्यों नहीं बोला गया कि इंसान को भी नीचे ही बैठ जाओ। लेकिन उनको एसपीओ से मतलब वो करके उनको अभी डीआरजी बनाए गए, बस्तर बाटालियन करके बना, और डीआरजी है, दंतेश्वरी फाइट्स है, और ऐसे कितने वहाँ पर संगठन बना के आज भी सलवा जुलूम से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से नरसंहार किया जा रहा है। और ऐसा आज भी ख़त्म नहीं है ना, कल ख़त्म था। तो ये सुप्रीम कोर्ट वाले बात को बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि क्यों नहीं सोची सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देने से बजाय। और अब क्या करेंगे हम, इसका सवाल का जवाब आप लोग हमको दीजिए, बताइए कि अभी जैसे ये गोमपाड़ की जो बहनें हैं, भाई लोग हैं, कह रहे हैं कि अगर हम वापस जाएं फिर वही मुद्रा, वही डीआरजी, वही बस्तर बटालियन के जो बने, वही दंतेश्वरी फाइट्स वाले गांव में आके बोलेंगे फिर से गए थे तुम लोग दिल्ली, क्या करने गए थे, सुप्रीम कोर्ट का वो नहीं देखे हो क्या, अब कुछ नहीं हो सकता, फिर हमको फिर से हमको अगवा ना किया जाए, फिर से बच्चों की आते ना काटा जाए, ऐसे कैसे होगा, इस बात को हम कैसे वो करेंगे। तो इसके लिए आप सबको सोचने वाली बात है कैसे, जैसे कि आज की डेट में हमारी मड़का मिड़ में है, मड़का मिड़ में आज जेल में है हमारी, जो मतलब जगदलपुर जेल में, वो हमारे सामने, उसका जब 8 मार्च
मना रहे थे, हमारे सामने इड़मे मरका उठा के ले गए। उसमें रिंजिन जैसे हमारे कुछ साथी सामाजिक कार्यकर्ता साथियाँ सामने थे, हम खींचते रह गए, इड़मे को हमारे सामने से उठा के ले गए और वो इड़मे आज जेल में। वो सिर्फ एक आवाज़ उठाई थी, एक लीडर बन के, नंदराज पहाड़ जो अडानी के कब्जे में देने की बात हुई थी, उसके लिए वो लड़ाई करने के लिए 25 से 30 हजार आदिवासी को 7 दिन आंदोलन हुआ, जिसमें इड़मे ने लीडरशिप किया और उसको फर्जीवाड़ा के रूप में ठहराए भी, क्योंकि गरम सभा बिना गरम सभा हुए वो पहाड़ को लेने की कोशिश किए। वो सब में हमारी एक प्रकार की तो जीत नहीं कह सकती, लेकिन वहीं पर वो रुक गया था। लेकिन इड़मे को जेल डाल दिया गया, इड़मे आज जेल के अंदर है। तो उस इड़मे अगर इस तरह से करे, और इड़मे को क्या कि बोला गया कि नक्सलवाद है। अब मेरे को बड़ा अजीब लगता है, वो इड़मे मरका हमारी भूपेश जी से मिलने गई, राज्यपाल से मिलने गई, एसपी के सामने ऐसे बैठती थी, उठती थी, तो और उसके बाद भी उसको बोल दिया गया ये नक्सलवाद है। तो हम लोग ने यही बात उठाए, अगर वो नक्सलवाद है तो खतरा तो हमारे मुख्यमंत्री के लिए भी होना था, वो तो वहीं सामने बैठ के बात करके आती है। राज्यपाल के लिए भी खतरा होना था, राज्यपाल से मिल के आती है, एसपी के सामने भी वो बैठ के आती है, तो उनके लिए उस समय क्यों ये नहीं दिखा? तो अब नक्सलवाद कैसी? इस तरह से चीज़ें बस्तर में बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है। कभी नरसंहार वहाँ खत्म नहीं है, महिलाओं के साथ कितनी बेरहमी से उसकी हत्याएं की जाती है, बलात्कार किया जाता है, कैसे करके उसको किया जाता है। लेकिन आप सब यहाँ पर जिस तरह से मतलब सभी बैठे हैं, कॉलेज सर है, प्रशांत भूषण जी है, और भी जितने साथियाँ हमारे जो बैठे हैं, लेकिन मैं अपील करना चाहती हूँ, निवेदन है कि ये जो फैसला से बस्तर के लिए और नरसंहार का संकेत है, और उसके बाद इससे भी सलवा जुलूम से भी ज़्यादा भयानक रूप से ये लोग अब छत्तीसगढ़ सरकार में वहाँ जाकर ऐसा कुछ करने की योजना है। उस समय तो फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट कहेगा पूरे आदिवासियों को बाहर निकलो, तो पहले भी कहे थे, आज फिर कहे, इस तरह से चीज़ें हो गए। लेकिन ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट के लिए पूरे देश के लोग, सभी लोगों को चिंताजनक की बात है, क्योंकि ये पूरा प्रभाव, पूरा चीज़ बस्तर में पड़ेगा और ये जजमेंट से बहुत खतरा है। और इसमें हो सकता है कल के दिन हम थाना तो क्या, कोर्ट तो क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, हाई कोर्ट क्या, नहीं जाएंगे। अंत में होगा हमको खुद को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, मेरे आदिवासी यही बोलने वाले, वो बोल भी रहे हैं। आज मैं गोमपाड़ वाले से पूछी अब कैसे कर, अब कोर्ट में आने से, यहाँ आने से हमारे लिए कहीं सुनवाई नहीं होता है, तो क्या करें? अब उन लोग के पास सरकार का दिया हुआ बंदूक है, लेकिन हमारे पास किसी का दिया हुआ बंदूक नहीं है। हमारे पास हमारे जो आदिवासी जिस परंपरा से जी रहे हैं, जो आधुनिक चीज़ें हमारे साथ, जब जंगल जाते थे तो एक चूड़ी एक चिक्कू ऐसा पकड़ के जाते थे, टंगिया पकड़ के जाते थे खेती करने के लिए, हम इस तरह से चाहे। अब लगता है हमारी लड़ाई उसी के बीच में सोचना होगा और वैसी हमको लड़नी होगी। अब हमारे लिए कौन करने वाला? तो मैं ये आप लोग से चाहती हूँ कि मेरे आदिवासी भाई लोग और इस तरह से ना सोचें, उनके अंदर में से सोच पैदा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप सब लोगों को सोचना होगा, ताकि ये बहाना क्यों, ये उस तरह से अगर करेंगे तो एक हिंसात्मक लड़ाई होगी। उस हिंसात्मक की लड़ाई में तो इसके जिम्मेदार मेरे आदिवासी, हम आदिवासी नहीं हो सकते। उसका जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट जैसा ऐसे जजमेंट, वो जिम्मेदार हो सकते हैं। वो ये सरकार में बैठे हुए सत्ता के लोग वो जिम्मेदार हो सकते हैं। और बार बार बोला जाता है कि वहाँ नक्सल की लड़ाई है, नक्सल है, ये हम नहीं बोल रहे हैं कि नक्सल नहीं, पर उनकी लड़ाई, उनका संगठन की बात तो अलग है। लेकिन जब कैंप लगा के आदिवासी को ही मारना, और उसका कैंप किसके लिए? हमारी सुरक्षा की बात है। थाना किसके लिए? हम आदिवासी के। फिर हमारे एफआईआर क्यों नहीं लिया? जब भी से मैं सुन रही थी एफआईआर, पता एफआईआर करने भी जाओ, एफआईआर करते नहीं और बोलते हैं कि नहीं आवेदन दे के जाओ ना। तो जैसे हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं कि एफआईआर क्या, नहीं आप एफआईआर लिखो तो नहीं लिख रहे। सरकेगुड़ा में 17 आदिवासी को मारे, जब आयोग ने बोल दिया कि वो निर्दोष आदिवासी को मारा गया, जब उससे पहले बोला गया था नक्सली को मारा गया। आखिर लंबे समय तक लड़ा गया ना, लड़ने के बाद आज रिपोर्ट में आ जाता है कि नहीं निर्दोष आदिवासी को मारा। अब उसके लिए एफआईआर करने के लिए थाना जा रहे हैं तो एफआईआर ही नहीं कर रहे हैं, क्यों? ये इसी तरह कितने मामले जी हैं जो इसको अनगिनत है कि एफआईआर की बात हम करते हैं तो नहीं। तब बस्तर के आदिवासी हो, चाहे बस्तर की जल जंगल जमीन हो, चाहे भारत देश की जो आदिवासी पेड़ मतलब जंगलों में रहे, तभी बचाव होगा। कानून सबके लिए एक बोलते हैं, लेकिन कानून हमारे लिए नहीं है। जिस दिन कानून सबके लिए एक है तो जो गोली चलाए उनके ऊपर भी केस करे, उनको भी सलाखे के अंदर डाले, उनको भी वो सजा दे, उनके ऊपर भी कार्रवाई करे। नहीं, इसलिए कह रहे जैसे कि बदरू, मतलब ज़्यादा समय नहीं ले सकती, बदरू जो है,
बद्रू एक नक्सलवाद है। बद्रू इतनी बड़ा नक्सलवाद है, वो उस एरिया में रह के, जब हम जानते थे, मैं टीचर में रही हूँ, कुछ नहीं तो इतने लोगों मतलब 100 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं कर चुका है। सीआरपी के 74 जवानों को भी वो बद्रू मतलब उसकी हत्या कर चुका है। मेरे पिता को गोली मारी, मेरे पिता की पूरी घर को तस-नस किया वो बद्रू। लेकिन वो बद्रू आज सरकार में आके सरेंडर करने के बाद 3 स्टार का वो एसआई बन गया है और आज कुर्सी में बैठ गया है। तो बता, उसके लिए मेरे पिता ने नाम के साथ एफआईआर किया, नाम के साथ बद्रू, लेकिन उसके ऊपर क्यों केस नहीं? बोलते हैं ना कि एफआईआर करो तो कार्रवाई होती है, लेकिन बद्रू के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन 10 बार मेरे पिता को कोर्ट में लाया जाता है। विकलांग व्यक्ति इतने मजबूर होकर बयान दे के बोलते हैं, जज साहब आप मुझे बार बार यहाँ ला के क्यों पूछते हो? मेरा टांग तोड़ने वाला तो आप ही लोग के पास है, मेरे साथ गोली चलाने वाला आप लोग के पास है। बद्रू को ला के खड़ो करो ना। बद्रू ने मेरे को गोली चलाया, बद्रू ने मेरे को, उसका एफआईआर होने के बाद भी बद्रू तो राजा जैसा बन। ऐसा सिस्टम, ऐसी चीज़ें रहेगी तो फिर यह क्या नहीं हो सकता? आप सोच सकते तो बद्रू इतना बड़ा अपराधी है, नक्सल में रह के सब किया और इधर रह किया तो अपराधी नहीं। ऐसे अपराधी को सरकार गले लगा के स्टार बाय स्टार उसका प्रमोशन बाय प्रमोशन दे के उसका बढ़ावा कर रही है। तो ये है। और दूसरी बात है ये इतनी कह के मैं वो करती हूँ कि आज हमारी मेरी खुद की केस है, बड़े बड़े बातें तो पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति आदिवासी बन गई है तो क्या होगा, ये होगा। तो मेरा ये सवाल है, जब मेरे साथ ये इतनी बड़ी यातना हुई तब तो प्रतिभा पाटिल एक महिला ही राष्ट्रपति थी, तो अंकित गर्ग एसपी को तो अवार्ड दिया गया ना, सम्मान दिया गया, उस व्यक्ति को दिया गया जिसने मेरे साथ निवस्त्र किया, मेरे नंगा किया, मेरे को गुप्तांगे में पत्थरे डाले। वैसे व्यक्ति को, वैसे इंसान को राष्ट्रपति पुरस्कार करके सम्मान कौन किया? पर प्रतिभा पाटिल एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ। और आज सवाल उठ रहा है आदिवासी महिला जब बनी हो कितना अच्छा कर सकती है। क्या ऐसा लगता है अच्छा कर सकती है? हम कैसे उम्मीद रखें जब हमारे समय भी महिला राष्ट्रपति बनी थी, आज आदिवासी राष्ट्रपति बनी तो वो ऐसा करेगी, यही उम्मीद हम नहीं कर सकते। जब हम मिलने के लिए समय मांगे तो हमारी बस्तर की टीम से मिलने की बात कहा गया तो उन्होंने नहीं हमको दिया, और शुभकामनाएं जो उनकी बधाई जो दी है उसको स्वीकार करती है, लेकिन दर्द को जानने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? क्यों बस्तर के लोग आके गोमपाड़ की हालातों के बारे में बता रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद अंतिम लास्ट कोर्ट एक राष्ट्रपति का भी होता है। तो बोलते हैं ना कि किसी को फांसी लगने से पहले एक बार पूछा जाता है राष्ट्रपति पर, वैसी किस्सा हमारे साथ हुआ। और आज बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति हमसे मिले तो राष्ट्रपति मिल के हमसे बात करे और इनकी हालातों को सुने, लेकिन वो भी इनकार कर दिए। इससे हम क्या कहें, हम किससे उम्मीद रखें? आप सबके बीच में बस ये अपील करके छोड़ जाती हूँ कि इस तरह से करें तो हमारे बस्तर के पूरी आदिवासी जिंदगी खतरे में है।